आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के मॉडल सेट 2 को पढ़ने वाले हैं और यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहां पर हमें 4 रासायनिक समीकरण दिया गया है जिसे हमें संतुलित करना है। और ये जो संतुलित करने का जो कंसेप्ट है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है और इसको मैंने ट्रिकी कंसेप्ट से बताया था आपको। और मैंने वहां पर आपसे कहा था कि आप कोई भी रासायनिक समीकरण को 5 सेकंड में संतुलित कर देंगे। तो चलिए यहां पर हम लोग एक एक करके सारे समीकरणों को संतुलित करते हैं। देखिए यहां पर 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि यहां पर मैं क्या करूंगा आपको समझाऊंगा अभी ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए आप एकदम प्रेम से देखिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप अच्छे से घर में मेहनत करते हैं तो आप 5 सेकंड में किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देंगे। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, देखिए यहां पर H केटो है, 2 ठो है और H अकेले है। तो H क्या करेंगे, 2 ठो लिख देंगे, इस प्रकार से घेर देंगे। क्लियर है। Cl केटो है, 2 ठो है तो Cl इस प्रकार से 2 ठो लिख देंगे, इस प्रकार से घेर देंगे। इधर आते हैं तो H इधर 1 ठो है और Cl 1 ठो है। और देखिए HCl जो है एक ही साथ है, मतलब H हमारे पास 1 ठो है, Cl हमारे पास 1 ठो है, तो ये एक ही साथ है, इसलिए इसको हम लोग एक ही साथ इस प्रकार से घेर के लिखेंगे। तो देखिए बच्चों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो H हमारे पास 2 ठो है, Cl हमारे पास 2 ठो है, इधर H हमारे पास 1 ठो है, Cl हमारे पास 1 ठो है। अब जब यहाँ पर H हमारे पास 2 ठो है ना, तो इस H को भी हम क्या करेंगे, 2 बनाएंगे। 2 कैसे बनाएंगे, जब 2 से गुना करेंगे तब ना बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो बन जाएगा। अब 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 2 1 के 2 हो जाएगा और ये Cl में भी गुना हो जाएगा, तो 2 1 के 2 हो जाएगा। अब आप मिला के देख लीजिए, यहाँ पर भी H 2 ठो है, यहाँ पर भी H 2 ठो है, यहाँ पर भी Cl 2 ठो है, यहाँ पर भी Cl 2 ठो है, तो आपका संतुलित तो हो गया ना। आपने क्या किया, इसके आगे में 2 लगा दिया, मतलब क्या करेंगे, इसके आगे इस प्रकार से 2 लगा देंगे, बस संतुलित हो गया, कहानी खत्म। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आपको बनाना है, आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, कुछ नहीं करना था आपको, यहाँ पर केवल और केवल 2 लगा देना है बस। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर बी को देखिए सर, यहाँ पर Na है, अकेले है, के ठो है, 1 ठो है, तो Na 1 लिख देते हैं। इधर आते हैं, H के ठो है, 2 ठो है, तो H लिखते हैं 2 ठो, इसके साथ ही O है, O के ठो है तो O हमारे पास 1 ठो है, तो H 2 ठो हमने लिख दिया और O 1 ठो लिख दिया। अब इधर आते हैं, क्योंकि इधर तो सारा हमने लिख दिया। इधर देखिए NaOH एक ही साथ है, तो Na 1 ठो है, O के ठो है तो O भी हमारे पास 1 ही ठो है, और H के ठो है तो H भी हमारे पास 1 ही ठो है। क्लियर है। इसको हमने घेर दिया क्योंकि तीनों एक ही साथ है, और यहाँ पर H के ठो है, 2 ठो है, तो H हमने 2 ठो कुछ इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ पर समझते हैं, चीज़ों को समझिए। देखिए यहाँ पर Na 1 ठो है, यहाँ पर Na 1 ठो है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर H हमारे पास के ठो है, 2 ठो है, जबकि यहाँ पर H हमारे पास के ठो है, 1 ही ठो है। तो इस यहाँ पर जो 1 ठो H है ना, इसको हमको 2 बनाना है, क्योंकि यहाँ पर H 2 ठो है, तो अगर इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे, क्या करेंगे, 2 से गुना। अगर इसको 2 से गुना करते हैं तो सब 2 से गुना हो जाएगा, मतलब ये भी हो जाएगा तो 2 1 के 2, ये भी हो जाएगा तो 2 1 के 2, ये भी हो जाएगा तो 2 1 के 2। क्लियर है, समझ में आया। कोई दिक्कत है तो पूछिए, आप नहीं दिक्कत है। अब चलिए फिर से एक बार हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर Na 1 ठो है, जबकि इधर Na 2 ठो है, अब तो गड़बड़ हो गया। अब इधर Na 1 ही ठो है, इधर Na 2 ठो है, तो इधर भी हम 2 ठो बना देते हैं। 2 ठो कैसे बनाएंगे, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना कर देंगे तो Na क्या हो गया, 2 1 के 2 हो गया, तो Na 2, यहाँ पर भी Na 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है। अब यहाँ पर O को देखिए, तो यहाँ पर O इधर के ठो है, 2 ठो है, जबकि इधर O हमारे पास के ठो है, 1 ही ठो है, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, O को 2 ठो बनाएंगे, तो इसको 2 से गुना करेंगे तब ना O 2 ठो बनेगा। अगर इसको 2 से गुना करते हैं तो ये भी गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, मतलब O ठीक हो गया। यहाँ पर भी O 2 ठो है और यहाँ पर भी O 2 ठो है। क्लियर है। अब H का बारी है, H भी चेक कर लेते हैं। H यहाँ पर 2 ठो है और यहाँ पर H 2 ठो है, यानी 2 ठो 2 ठो 4 ठो, और इधर भी H आप देख सकते हैं के ठो है, 4 ठो है। आपने क्या किया, देखिए जो पहला वाला था इसके आगे आपने 2 लगाया, मतलब यहाँ पर आपको 2 लगा देना है। ये वाला जो है इसके आगे भी आपने 2 लगाया, तो यहाँ पर भी आपको 2 लगा देना है। फिर आपने क्या, ये जो NaOH वाला है यहाँ पर भी आपने 2 लगा दिया, यहाँ पर भी 2 लगा दिया, बस संतुलित हो गया। समझ में आया क्या करना है क्या नहीं है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों क्वेश्चन क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर सी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को अगर देखा जाए तो सी के ठो है, यहाँ पर सर 1 ठो है,
H है 4 ठो है तो H4C1 हमने इस प्रकार से लिख दिया। O है तो O 2 ठो है, इधर का काम खत्म हमने कर दिया। इधर आते हैं, इधर C है तो C 1 ठो है, O साथ में है, O है तो 2 ठो है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आइए, यहाँ पर H है 2 ठो है तो H 2 ठो लिखेंगे। O है कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, मतलब O है यहाँ पर 1 ठो है। क्लियर है। अब एक एक करके चेक करते हैं। देखिए C यहाँ पर 1 ठो है, C यहाँ पर 1 ठो है, कोई दिक्कत नहीं है। H यहाँ पर 4 ठो है और यहाँ पर तो H है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर H क्या ठो है 2 ठो है, तो इसको 4 बनाना पड़ेगा। 4 कैसे बनाएंगे, जब 2 से गुना करेंगे। अगर 2 से गुना करते हैं तो 2 दूने 4 हो गया और ये 2 एके 2 हो गया। क्लियर है। अब एक बार चेक करते हैं फिर से। C यहाँ पर 1 ठो है, C यहाँ पर 1 ठो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। H यहाँ पर 4 ठो है, H यहाँ पर 4 ठो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करें O का, तो देखिए इधर हमारे पास O के ठो है, यहाँ पर 2 ठो और यहाँ पर 2 ठो, इधर O 4 ठो है, मतलब 2 ठो 2 ठो 4 ठो, जबकि यहाँ पर O के ठो है 2 ठो है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, मतलब इधर O भी तो 4 हो गया। मतलब हमने क्या किया, कुछ नहीं किया है। ये जो वाला है ना सेकंड वाला, इधर O2, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया इसके आगे, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए आप। फिर हमने क्या किया, ये जो H2O वाला है यहाँ पर भी हमने 2 लगा दिया, मतलब आपको यहाँ पर भी 2 लगा देना है, बस आपका काम बन गया। मतलब इसका जो आंसर होगा, आंसर को आप कैसे लिखेंगे, CH4 जोड़ 2O2 से CO2 जोड़ 2H2O, इस प्रकार से आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को देख लेते हैं। क्या क्या है, Na है, K2 है तो 1 ठो है, इधर हमारा O है, K2 है तो 2 ठो है, फिर इधर देखा जाए तो Na K2 है 2 ठो, O K2 है तो 1 ठो। देखिए समझिए, यहाँ पर हमारे पास Na 1 ठो है, यहाँ पर Na 2 ठो है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na 2 ठो हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक तो ये ठीक है। अब अगर O देखा जाए तो यहाँ पर O K2 है 2 ठो है, जबकि यहाँ पर O K2 है 1 ही ठो है, 1 ही ठो O है। तो यहाँ पर अगर 2 ठो O है तो इसको भी हमको क्या करेंगे, 2 बनाएंगे, तो 2 बना दिए के लिए 2 से गुना करेंगे। तो अगर 2 से इसको गुना करते हैं तो ये भी गुना हो जाएगा, मतलब ये भी गुना हो गया, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 2 एके 2 हो जाएगा। मतलब ये तो ठीक ठाक है, लेकिन ये गड़बड़ा गया, मतलब Na को हमको 4 लाना होगा। तो देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर Na 2 ठो है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करते हैं, और 2 से गुना कर देते हैं। अगर और 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, तब ये क्या हो गया, इधर भी तो 2 से गुना हो जाएगा, यानी क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब यहाँ पर कितना हो गया, टोटल क्या कर रहे हैं, 2 दूने 4, मतलब 4 से एक्चुअल में आप गुना कीजिए ना, कहानी खत्म। 4 से गुना कीजिए तब भी आपका काम बन जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर आपको 4 लगाना है, और इसमें आपको क्या करना है, 2 लगाना है, बस। देखिए कितना सिंपल, कितने सिंपल तरीके से हमने हर एक क्वेश्चन को बना लिया। इसके आंसर को आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए। थोड़ा क्या होगा, 4Na जोड़ O2 से 2Na2O। क्लियर है। इस प्रकार से आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है सर क्या है कि कॉपर के लाल भूरे चूर्ण को चित्रानुसार गर्म किया गया है, और ये क्वेश्चन अथवा देके है। अथवा देने का मतलब समझते हैं, या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये संतुलित करें, ये संतुलित करें का ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अथवा देकर और एक क्वेश्चन है, और वह क्वेश्चन कौन सा है, तो ये है। मतलब कॉपर के लाल भूरे चूर्ण को चित्रानुसार गर्म किया गया। इसमें आपको नाम लिखना है, 1 और 2 का नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये जो 1 है और ये जो 2 है, इसका नाम लिखना है। तो एक का नाम है कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO, और दूसरा का नाम है बेसिन, मतलब जिसमें रखा है ना, इसको हम लोग बेसिन कहते हैं, तो इसका दूसरा का नाम हो गया बेसिन। ये क्लियर है। इसमें होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। इसमें जो अभिक्रिया हो रही है ना, इसमें उपचयन अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। कैसे, तो देखिए क्या है कि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रही है और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर कर रही है। बात समझ में आया। तो अभिक्रिया के लिए क्या करेंगे, संतुलित समीकरण लिखिए। तो संतुलित समीकरण लिखना है, तो देखिए यहाँ पर O 2 ठो है, जबकि इधर वो हमारे पास 1 ही ठो है, तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ इधर भी 2 से गुना करेंगे। बस इस प्रकार से संतुलित रासायनिक समीकरण देना है, जो मैंने आगे लिखा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर क्या है, Cu प्लस O2 से क्या हो जाएगा, CuO, और संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमने 2 दिया, और यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको 2 देना पड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर डी देखिए, उत्पाद की H2 गैस से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ये जो मिला ये उत्पाद है, तो CuO को जब हम लोग H2 के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया कराते हैं, H2 के उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो Cu प्लस H2O का निर्माण होता है, जो कि क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। जो क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। क्लियर है, समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको लिखना है, यहाँ पर आपको दो लगा देना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्या है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? 3 प्रकार के दृष्टि दोषों का नाम लिखिए। इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष को हम लोग नेत्र दोष भी कहते हैं। देखिए, दृष्टि को आप इस प्रकार से लिखिएगा। ये जब मैं लैपटॉप में प्रिंट कर रहा था तो मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन इसी तरह से आ रहा था। लेकिन दृष्टि को आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। समझ में आया ना? ये चलिए मैं आपको बता दिया। और दृष्टि दोष को हम लोग अपवर्तन दोष भी कहते हैं। क्या है? तो देखिए, आयु में वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति के अभिनेत्र लेंस की असमंजन क्षमता घट जाती है तथा उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस अवस्था को ही क्या कहते हैं? नेत्र दोष कहते हैं। अभी असमंजन क्षमता क्या है? जहां पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक बताया था, वहीं पर मैंने असमंजन क्षमता के बारे में भी बताया था। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसके आंसर को लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए। नेत्र दोष यानी कि जो दृष्टि दोष होता है, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसे हम लोग मायोपिया कहते हैं या फिर निकट दृष्टता भी कहते हैं। एक होता है दूरदृष्टि दोष, जिसे हम लोग दूरदृष्टता कहते हैं। और एक होता है जरा दूरदृष्टता या फिर जरा दूरदृष्टि दोष। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि कहा गया है कि कौन सा लेंस किस में यूज होता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट के लिए अवतल लेंस, ठीक है। दूरदृष्टि दोष के लिए, मतलब पहले दूरदृष्टि दोष क्या होता है देख लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया ना आपको। चलिए यहाँ पर जैसे निकट दृष्टि दोष तो यहाँ पर नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन पूछा है क्या? देख लेते हैं, एक सेकंड। डेफिनेशन पूछा है? नहीं पूछा है। 3 प्रकार के दृष्टि दोषों के नाम लिखिए, केवल आपको नाम लिखना है। और दूर करने के लिए कौन सा लेंस का यूज होगा ये आपको लिखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 3 प्रकार का दोष होता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस चाहिए? तो इसके लिए चाहिए अवतल लेंस। क्या चाहिए? अवतल लेंस। जो दूरदृष्टि दोष होता है उसके लिए चाहिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और जो जरा दूरदृष्टिता है ना, इसके लिए हमको अवतल लेंस और उत्तल लेंस का एक कॉम्बिनेशन वाला लेंस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विफोक्सी लेंस। क्या बोलते हैं? द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, द्विफोक्सी लेंस बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया? यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो ऐसे यहाँ पर लिखा गया कि निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए क्या अवतल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्लियर है। और जरा दूरदृष्टता क्या होता है, इस चीज को भी आप देख सकते हैं। देखिए, पहले मैं बता ही देता हूं किसमें क्या होता है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है कि जब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। मतलब दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, देखिए नाम है दूरदृष्टि दोष, लेकिन काम है इसका उल्टा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप दूर के वस्तु को देख पाएंगे साफ साफ, लेकिन जो निकट का जो वस्तु होगा उसे आप नहीं देख पाएंगे। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आप निकट का जो वस्तु होगा उसे आप साफ साफ देख पाएंगे, लेकिन दूर का जो वस्तु होगा उसे आप देख नहीं पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही होता है निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। क्लियर है। निवारण मैंने बता दिया कौन से लेंस का यूज किया जाता है। जरा दूरदृष्टता या फिर जरा दूरदृष्टि दोष क्या होता है कि इसमें दोनों तरह का प्रॉब्लम होता है। मतलब निकट वाले वस्तु को भी आप साफ साफ नहीं देख पाते हैं और दूर वाले वस्तु को भी आप साफ साफ नहीं देख पाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन वाला लेंस लगाया जाता है, जिसको हम लोग द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। इस दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष होता है। इसमें मनुष्य दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर है। अब इसका निवारण कैसे होता है, तो द्विफोक्सी लेंस द्वारा इसका निवारण किया जाता है। चलिए, एक्चुअली में डेफिनेशन नहीं पूछा था, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। द्विफोक्सी लेंस क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें क्या होता है, इसमें चश्मे के ऊपर भाग में अवतल लेंस लगा रहता है और दूर की वस्तु को देखने में मदद करता है, तथा नीचे के भाग में उत्तल लेंस लगा रहता है जो सामने की वस्तु को देखने में मदद करता है। क्लियर है।
आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण का कारण दीजिए। आप देखे होंगे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, इसमें अधिकतर आपको कार्बन युक्त यौगिक मिलेगा। क्यों है तो देखिए, इसका 4 आपको रीजन बताना है। पहला रीजन देखिए कि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। इसमें क्या होता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन की संयोजकता जो होती है ना 4 होती है, जिसके कारण यह बहुत से तत्वों के साथ साझा कर सकता है। क्लियर है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। आगे देखिए, कार्बन के परमाणु का आपस में तथा दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ एक, द्वि अथवा त्रिआबंध में जुड़ सकना। बात समझ में आया, इसको समझिए। मतलब देखिएगा, आप कार्बन कार्बन में या तो एकल बंध होता है, कार्बन कार्बन में द्विबंध होता है, कार्बन कार्बन में त्रिबंध होता है, या फिर कार्बन किसी अन्य तत्वों के साथ। देखिए, कार्बन तो खुद के साथ भी करेगा और अन्य तत्वों के साथ, जैसे कि N और C में एकल बंध होता है, N और C में द्विबंध होता है, N और C के बीच त्रिबंध होता है। तो बस ये भी एक कारण है। चौथा कारण क्या है कि कार्बन के यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जो कार्बन युक्त यौगिक होते हैं वह समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण से कि कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण का मतलब ये कारण है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो अभी हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ा उसी क्वेश्चन का अथवा है। देखिए, अथवा देखिए लिखा गया है। एल्काइन क्या है, एल्काइन के बारे में आपको बताना है। इसका सामान्य सूत्र लिखिए, सूत्र लिखना है। सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए। क्लियर है, देखिए एल्काइन क्या है, तो एल्काइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है जिसमें 2 कार्बन परमाणु आपस में त्रिआबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसमें जो 2 कार्बन परमाणु होंगे वो त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। सबसे सरल एल्काइन क्या होता है, C2H2 होता है। और इसका स्ट्रक्चर यानी कि संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। और इस टाइप का जो संरचना है मैंने आपको कार्बन चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण के ध्रुव, प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। समझ में आया, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक दर्पण बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो दर्पण है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इस तरह का दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। मतलब ये पूरा जो है ना, इसकी को हम लोग बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। और इसका जो ये जो है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पी, जिसको इंग्लिश से हम लोग कहते हैं पोल, और इसको हिंदी से हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब देखिए, इसी को चाहे तो हम इस प्रकार से एक गोल टाइप का इसको मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अगर इसको हम लोग गोल टाइप का मिला देते हैं, देखिए यहाँ पर एक केंद्र मिल रहा है, और इसी केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर ये जो ऐप देख पा रहे हैं आप, इस ऐप को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और पी से लेकर ऐप के बीच का जो दूरी होता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। बस यही सब चीज आपको यहाँ पर लिख देना है एकदम अच्छे तरीके से। इस चित्र को आप याद रखिएगा, चित्र को आप एग्जाम में बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए क्या लिखना है, ध्रुव। ध्रुव किसको बोलते हैं, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब देखिए, ये दर्पण है, दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है, तो इसका ये जो केंद्र है, ये केंद्र, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। आगे देखिए, मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरने वाली रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब ये वाला जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे बात करते हैं, चलिए देखिए अगला क्या है, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा दर्शाया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं है। जैसे ये हमारा चित्र है, इस चित्र को अगर हम लोग पूरा कर दें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। थोड़ा आप अच्छे से बनाइएगा, मतलब आप समझिए ना खाली, तो इस प्रकार से बनेगा। तो ये क्या हो गया, गोले टाइप का हो गया। तो यहाँ पर इसका केंद्र होगा, तो इसका जो केंद्र होगा ना, इसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये भी आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फोकस। देखिए फोकस का 2 डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, एक अवतल दर्पण में और एक उत्तल दर्पण में। सिंपल सा है कि जब अनंत पर स्थित किसी वस्तु से प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो ये किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, इसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे बड़ा हाथ का ऐप द्वारा दर्शाया जाता है। चीजों को समझिए, यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे मान के चलिए अनंत से कोई आपका वस्तु का कोई किरण आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, डॉट डॉट दे दिया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अनंत से आ रहा है, अनंत से आ रहा है इस प्रकार से। तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और ये सारे के सारे किरणें क्या हो रही है, ये जो एफ है ना, ये एफ सब किरणें यहीं से निकल जा रही है, कुछ इस प्रकार से सब किरणें यहीं से इस प्रकार से निकल रही है।
सब किरण, जितने यहाँ पर जितने भी यहाँ पर किरण है सब के सब किरण क्या हो रहे हैं, एक बिंदु एफ से निकल रही है और इसी एफ को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। आप चाहे तो इसको अवतल दर्पण में भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको उत्तल दर्पण में भी बोल सकते हैं, सेम टू सेम वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वास्तव में बनता है, इसमें जो किरण बनता नहीं है वास्तव में बनता है, मतलब एक जगह पे मिलता है, और इसमें वास्तव में नहीं मिलता है बल्कि इसमें आभासी रूप से मिलती है। फिर आगे देखिए क्या है, फोकस दूरी। तो दर्पण की ध्रुवीय तथा इसकी मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटा हाथ का एफ, देखिए जो फोकस दूरी होगा इसको छोटा हाथ का एफ लिखेंगे। तो फोकस दूरी किसको बोलते हैं सर, तो यहाँ पर ये जो फी है, यहाँ पर ये जो फी है और यहाँ पर ये जो एफ है, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, जिसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सर, यहाँ पर देखिए अथवा देकर हमें यहाँ पर दिया गया है। जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा वही क्वेश्चन का अथवा देकर यहाँ पर दिया गया है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर होता है। तो प्रतिरोध किसको बोलते हैं, देखिए बच्चों, प्रतिरोध मतलब क्या, ये अवरोध उत्पन्न करेगा किसमें, धारा प्रवाह में। तो ये लिखा गया है कि धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है ना, उसे प्रतिरोध कहते हैं। आप चाहे तो इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। प्रतिरोध को हम लोग आर से सूचित करते हैं। ओम का जो नियम होता है यही प्रतिरोध का डेफिनेशन देता है, क्योंकि ओम का नियम भी क्या होता है, आई के समानुपाती होता है। ये जो समानुपाती हटता है यहाँ पर कॉन्स्टेंट आता है जिसको हम लोग आर बोलते हैं, भी बराबर आर आई होता है। क्लियर है। और इसी आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब होता है ओम। आप इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आगे बात किया जाए तो जो चालक का जो प्रतिरोध होता है वह किन किन कारकों पर निर्भर होता है। तो ये जो चालक का जो प्रतिरोध है यह चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपको एक चित्र दिख रहा है। चित्र में आपका ये जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर है, ये सब का आपको नाम लिखना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो 1 नंबर वाला है, 1 नंबर हमारे क्या है, बल्ब है। 2 नंबर ये क्या है, ये हमारा स्विच है। 3 नंबर इसमें भी बिलियन रखा गया क्या है, बिकर है। ये जो आप देख रहे हैं काला काला कलर का, यानी जो 4 नंबर में है ये क्या है, ग्रेफाइट के छड़ है। अब ये जो बिलियन देख रहे हैं जो 5 नंबर में लिखा है, ये क्या है, एक लवण बिलियन है। कोई भी लवण यहाँ पर डाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन का यहाँ पर ये अथवा देके क्वेश्चन है, ठीक है, और तक का क्वेश्चन है। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोजन के बीच 5 अंतर लिखिए। देखिए बच्चों यहाँ पर एक चीज याद रखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा बल्कि ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होगा। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। आप इंग्लिश को देखिए ना सर, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोकार्बन है ना, मतलब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। और इन दोनों के बीच आपको 5 अंतर लिखना है। तो देखिए एक एक करके सारे अंतर को देखते हैं। इसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन द्वारा संतुष्ट रहते हैं, मतलब इसमें जो भी कार्बन परमाणु रहते हैं ना, एकल बंधन द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और इसमें जो कार्बन परमाणु होते हैं इसमें या तो द्विबंध या फिर त्रिबंध से जुड़े हुए होते हैं। ये जो संतृप्त वाला होती है कम क्रियाशील होता है, ये अधिक क्रियाशील होता है। इसका सामान्य सूत्र, क्योंकि इसमें केवल एल्केन नहीं आता है, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों आता है, इसलिए इसका सूत्र होता है CnH2n और एक होता है CnH2n-2। ठीक है, लिखा है कि इससे एल्केन कहते हैं और इसे एल्कीन या फिर एल्काइन कहते हैं। इसका प्रथम सदस्य मिथेन है और इसका प्रथम सदस्य C2H4 और C2H2 है। क्लियर है, मतलब इथिन और इथाइन है, इसमें मीथेन है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ भी है, 5 अंतर। तो ये 5 अंतर को आप याद रखिएगा और आप अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसके आंसर को दे सकते हैं। अब देखिए अब हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। और हमारा एक ही वीडियो रहेगा और एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट बायोलॉजी को कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।